औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। मैं आपको संडे वेबिनार में फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो डॉक्टर सादिया ज़ीशान हैं। इन्होंने पहले भी प्रेजेंटेशन की थी और आज जो टॉपिक प्रेजेंट करेंगी वो बच्चों के अंदर जो सोते हुए पेशाब का निकल जाना होता है या नॉक्टर्नल एंजियोलिसिस जिसे कहते हैं, वो प्रेजेंट करेंगी। जिन लोगों ने पहले ये प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था उनके लिए मुख्तसर सा तारुफ बयान कर देता हूँ। इन्होंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था, उसके बाद इन्होंने डीसीएच किया, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, फिर उन्होंने एमसीपीएस किया पीट्स के अंदर और बाद में उन्होंने इंग्लैंड से आके एमआरसी पीसीएच किया। पाकिस्तान के अंदर ये होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर और अल-शिफा इंटरनेशनल के अंदर पिम्स के अंदर काम करती रहीं। पाकिस्तान में काम करने का अच्छा खासा इनका वसी तजर्बा है। उसके बाद कुछ अर्से सऊदी अरब में काम किया और अब ये यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर डॉर्सेट काउंटी हॉस्पिटल में एज अ पीडियाट्रिशियन काम कर रही हैं और इनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो डायबिटीज़ के अंदर एंड ऑटिज़म के अंदर है। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताएँ। लेकिन आज जो टॉपिक है वो बच्चों का रात के पेशाब का निकल जाना, उसकी वजूहात और उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बताएँगी। तो मैं डॉक्टर साजिदा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टार्ट करें प्रेज़ेंटेशन। आज का जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ना सिर्फ आपकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही डॉक्टर सादिया। अभी बेहतर हुई कुछ आवाज? आप नहीं अभी जी, नहीं आ रही। नहीं आ रही। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जी, दोबारा जॉइन कर लें। अच्छा। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। आई डोंट नो ये जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है तो शायद इशू होता है ज्यादा। जी, अब आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। तो ये मैं ये बात कर रही थी कि बेसिकली ये ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो इसलिए इसको एड्रेस करना मेरा ख्याल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि ये स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। तो बेसिकली हम बेड वेटिंग कब कहते हैं कि बेड वेटिंग स्पेशली खास तौर पे जो बच्चे किस एज से हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है। तो इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि अगर किसी में इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चा रात में उसका जो है बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, उस एज पे जब वो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि उसकी डेवलपमेंट एज इतनी है
कि अब उसको अपना जो पेशाब है वो कंट्रोल हो जाना चाहिए। यूजुअली जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय द एज ऑफ 3 इयर्स जो बच्चे हैं वो ड्राई बाय नाइट हों, यानी कि उनको वो रात को ना करें पेशाब बिस्तर में। और 5 साल की बात की जो एज है उस पे जाके हम वरी करते हैं कि नहीं, अगर अब भी ये चल रहा है तो फिर वी शुड एड्रेस दिस थिंग। अब इसमें ये डायग्नोसिस हम तब लेबल करते हैं जबकि बच्चा 3 कंसेक्टिव मंथ्स के लिए एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक बेड वेटिंग की वजह से प्रॉब्लम में आए, या फिर ये कि बेड वेटिंग ऐसी सिचुएशन डाल रही है कि बच्चे की अपनी पर्सनालिटी पे, उसकी लाइफ पे अपसेट हो रहा है, डिस्ट्रेस आ रहा है, उसकी लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, तो फिर हम उसके लिए ज्यादा कंसर्न होंगे। बेड वेटिंग काफी कॉमन है बच्चों में और बॉयज में ये ज्यादा कॉमन है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इसमें फैमिलीज में भी रंग है, तो जेनेटिक्स का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल है। अब इसमें कितना कॉमन है, 3 साढ़े 3 साल की उम्र में 2 में से हर एक बच्चा, यानी 50% चांस है कि बच्चे स्टिल बेड वेटिंग कर रहे हों, जबकि 5 साल पे 5 में से एक, फिर 8 साल में 20 में से एक, फिर 15 साल में 50 में से एक बच्चा। तो यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये सिग्निफिकेंट है, काफी कॉमन चीज है बेड वेटिंग वेटिंग। लेकिन होता ये है कि शायद बेसिकली क्योंकि पेरेंट्स भी अशेम फील कर रहे होते हैं, बच्चा भी, तो ये इतना कॉमनली डिस्कस नहीं किया जाता। अब इसको समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि हमसे कॉन्सेप्ट हो कि पेशाब हम कंट्रोल कैसे करते हैं और हमारे ब्रेन का इसमें क्या रिलेशन है, कि हमारा दिमाग कैसे इसको रिस्पॉन्स कैसे जाता है। तो बेसिकली जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी किडनीज हैं 2, उनसे हमारा जो पेशाब बनता है, और ये हमारे यूरेटर्स हैं, इनसे पेशाब जो है ये एक ब्लड यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें जाके पेशाब इकट्ठा होता है। अब हर बंदे के ब्लैडर की एक खास कैपेसिटी होती है, और वो ब्लैडर जो है जब वो कंप्लीटली फिल अप, जो एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि वहां वो फिल होने के बाद जो ब्लैडर है वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब इसको खाली करने की जरूरत है। तो जो ब्लैडर का लोअर एंड है जहाँ पे हमारा ये कंट्रोल होता है मसल्स का, वो मसल्स फिर जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं और वो ब्लैडर को सिग्नल भेज रहे, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। और फिर वो जब रिलैक्स करते हैं, जब ब्रेन सिग्नल देता है कि ठीक है, आप वो अलाउ करता है कि हाँ ये ब्लैडर खाली करना है हमने, तो फिर जाके वो मसल्स लूज होते हैं और हमारा ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होता है। तो ये अगर हम ये नहीं करेंगे रेगुलरली, तो जो हमारी यूरिन है जो जमा है वो पीछे किडनीज के ऊपर प्रेशर डाल के हमारी किडनीज को नुकसान पहुंचा सकता है, और उससे काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए किडनीज को हेल्दी रखने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम रेगुलर जो है वो अपना ब्लैडर बच्चों को सिखाएं कि कैसे रेगुलर इवैक्यूएट करना है, कितनी देर टॉयलेट पे बैठना है जब तक प्रॉपरली एम्प्टी ना हो जाए। तो बच्चे को ये कहना है कि वो प्रॉपरली इवैक्यूएट करके, क्योंकि बच्चे जिस एज में ये प्रॉब्लम होती है हमेशा रश में होते हैं, खेल की वजह से, कार्टून देख रहे हैं तो डिले कर रहे हैं, या भागे भागे जा रहे हैं, जल्दी से उठ के वापस आ रहे हैं, प्रॉपरली अपना ब्लैडर एम्प्टी नहीं करते। तो अब क्या क्या वजूहात हो सकती हैं मेनली जो है, या तो हम ये कहें कि जो जो ब्लैडर है, अब जैसे कि हमने भी देखा कि ब्लैडर की एक कैपेसिटी होती है, हो सकता है कि किसी की ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो कम हो, नेचुरली एक छोटा ब्लैडर हो, या वो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो, वो बहुत थोड़ा सा भी फिल हुआ है तो वो एकदम से एक्टिवेट करके सिग्नल भेज रहा है कि ये ब्लैडर एम्प्टी करने की जरूरत है, जबकि उसमें गुंजाइश है। या फिर ये हो सकता है कि नेचुरली वो बच्चा पेशाब ज्यादा कर रहा है, उसकी वजह से उसका ब्लैडर जल्दी भर जाता है। अब बच्चा पेशाब ज्यादा करने की बहुत सारी वजूहत हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। या फिर ये है कि बच्चे के ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचे कि ब्लैडर आपका भर गया है, और बच्चा उस वजह से जाग नहीं पाया और वो पेशाब के लिए जा नहीं सका। तो मेन ये 3 चीजें जिनके अराउंड बात चलेगी आगे। तो अब अगर हम इसमें देखें कॉजेज, जैसे भी पीछे हमने देखा कि अगर तो ब्लैडर स्ट्रेच नहीं हो सका रात में, ब्रेन जो तो ब्रेन को सिग्नल्स नहीं जा सके, तो बच्चा उस वक्त फिर उठ के पेशाब के लिए नहीं जाएगा। दूसरी बात हमने की थी कि बहुत ज्यादा पेशाब अगर बच्चा पैदा कर रहा है उसकी वजह से, और फिर ये कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जैसे, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि बच्चा स्ट्रेस में है,
वो भी इफेक्ट करता है। उसके बाद है कि अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरलाइंग कोई भी चीज है उसको पहले रूल आउट कर लें। जब हम डिसाइड करें कि बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि इफेक्ट कर रही है। अब जो हमने अभी पीछे ये तस्वीर हमने की है, इस ब्लैडर जो है, इस ब्लैडर के आगे पीछे जो जो ऑर्गन्स हैं वो अगर प्रेशर डाल रहे हैं ब्लैडर के ऊपर, तब भी हमारा ब्लैडर जो है वो जल्दी जल्दी से जो है वो सिग्नल ब्रेन को भेजेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी लेकिन चीज के प्रेशर की वजह से वो सिग्नल भेजेगा और चांस होगा कि बच्चा जल्दी जल्दी करे पेशाब। उसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर बच्चे कब्ज का शिकायत है तो उसकी जो आंतें हैं वो जब फुल होंगी पखाने से तो वो प्रेशर डाल सकती है, और जब वो प्रेशर डालेंगी तो वो एक बड़ी वजह होती है। इसीलिए जब हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो हम दो चार चीजें जरूर उसकी हिस्ट्री में डिग आउट करते हैं कि बच्चे की पखाने की जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं। एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दफा बच्चा पखाना अगर कर रहा है तो फिर लेस लाइकली चांस है। बाज बच्चे डेली नहीं भी करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर वो एवरी डे पखाना नहीं कर रहा तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन लेबल करेंगे, लेकिन मिनिमम 3 to 4 times a वीक अगर बच्चा पखाना कर रहा है तो लेस लाइकली है कि वो ब्लैडर पे प्रेशर कॉज कर रहा है। इसी तरह अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसमें ये होता है कि जल्दी जल्दी ब्रेन को सिग्नल जैसे वो दिन में भेज रहा है कि फौरन भर गया, और वो तो उस सूरत में भी चांस है कि वो बच्चा रात को भी यही सिचुएशन रहे। इसी तरह अगर बच्चा दिन में थोड़ी थोड़ी ड्रिबलिंग ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से हो रही है तो वो वाला ब्लैडर रात में लूज होने का चांस इसलिए ज्यादा है कि वो पूरी तरह इवैक्यूएट नहीं किया होगा उसने, थोड़ा थोड़ा पखाना करता रहा, पेशाब करता रहा बच्चा दिन में, लेकिन ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं किया। तो जब वो रात को सोएगा और वो रिलैक्स होगा और ब्लैडर फुल होगा तो फिर चांस है कि वो उस वक्त उसका जो ब्लैडर है वो इवैक्यूएट हो जाए। फिर हमने बात की थी कि अगर बच्चा पेशाब ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, पेशाब ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह ये भी हो सकती है कि बच्चा पानी ज्यादा पी रहा है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे को कोई अंडरलाइंग ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से उसका पेशाब ज्यादा बन रहा है, जिसमें डायबिटीज अब ग्रेजुअली बच्चों में काफी कॉमन हो गई है। डायबिटीज को रूल आउट करना भी जरूरी है। इसके अलावा ये है कि इस सिचुएशन में हम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो बच्चा दिन में भी ज्यादा दफा पेशाब के लिए जा रहा होगा। तो डायबिटीज में भी दो डिफरेंट टाइप की डायबिटीज हैं, जिसमें एक डायबिटीज मेलाइटस है जिसमें शुगर भी ज्यादा होगी और पेशाब भी ज्यादा आएगा। एक डायबिटीज इंसिपिडस है जिसमें बच्चा पेशाब ज्यादा करेगा लेकिन शुगर नॉर्मल होगी। तो उनको रूल आउट करना जरूरी है। उसके अलावा वेट गेन जो है, ओबेसिटी, वो भी काफी वन ऑफ द कॉजेज है कि उन बच्चों में चांस होता है कि उनमें ज्यादा ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है और बेड वेटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर जो बच्चे डेवलपमेंटली डिलेड होते हैं उन बच्चों में चांस है कि वो बेड वेटिंग करें। इसी तरह अगर किसी बच्चे की स्पाइन में प्रॉब्लम्स हैं तो वो सिग्नल्स जो ब्लैडर फुल होने के ब्रेन तक जाने, उन सिग्नल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से भी चांस है कि बच्चा बेड वेटिंग करेगा। अब मेन जो 3 चीजें रूल आउट करने वाली हैं वो कॉन्स्टिपेशन है, पेशाब के इन्फेक्शंस हैं और डायबिटीज है। ये वो चीजें हैं जो ट्रीटेबल हैं और आपकी इजीली हम उनको कंसिडर कर सकते हैं कि हम उनको सॉर्ट आउट करें। जब वंस हम उनको सॉर्ट आउट कर लें तो मोस्ट लाइकली चांस होगा कि बेड वेटिंग से हम बच्चे को हेल्प आउट कर सकेंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये है कि वो प्रेशर पुट कर रही है, तो उसके लिए ये जो मेक्साइट है ये बेसिकली एरिक्स गाइड्स जो है ये बेसिकली ब्लैडर और बाउल दोनों प्रॉब्लम्स के लिए है। ये इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह से पेरेंट्स को, बच्चों को वीडियोस की फॉर्म में गाइड किया गया है और छोटी छोटी बुकलेट्स हैं जिनमें इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर पेशाब के इन्फेक्शंस हैं, जिन बच्चों में पेशाब के इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो दिन में भी बार बार पेशाब कर रहे हैं, उनमें दिन में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि बच्चे का पेशाब निकल गया है, लेकिन उसमें साथ बच्चे को पेन हो सकती है, बुखार हो सकता है। तो पेशाब का इन्फेक्शन ट्रीट करना जरूरी है। शुगर के लिए भी ये है कि शुगर चेक करना बच्चे की, और अगर उसको शुगर ज्यादा है तो उसको ट्रीट करेंगे।
तो साथ-साथ हमारे ये दोनों प्रॉब्लम्स शुगर का भी और बेड वेटिंग का भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि यूजुअली इतनी डिस्कस नहीं की जाती, उसमें ये है कि बेड वेटिंग नंबर 1 फैमिलीज़ में रन करती है, 2 बॉयज़ में ज़्यादा है। बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि अगर एक पेरेंट बेड वेटिंग की हिस्ट्री थी तो 40% चांस है कि बच्चे में भी होगी। अगर दोनों पेरेंट्स में हिस्ट्री थी तो 70% चांस है कि उनके बच्चे में ये चीज़ आगे जाएगी। इसके अलावा ये कि बेड वेटिंग अक्सर वो होता है कि पेरेंट्स से काफ़ी अनॉय हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, वो फिर बच्चे को बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ऐसे वो हो रहा होता है कि जैसे बच्चे की गलती है, उसको डाँट-डपट की जा रही है कि अब इतना बड़ा हो गया है, इसको समझ नहीं है, ये उठ के गया नहीं। तो ये ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती, उसके बस की बात नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो मतलब मैं ये कहूँगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की होगी वो ये है कि अगर बेड वेटिंग का इश्यू है, तो बच्चे के सामने ये बात कभी जतानी या उसको इसके लिए पनिश करना, ये चीज़ों को वर्स करेगा रादर देन बेहतर करने। ये कभी भी इस वजह से नहीं है कि बच्चा इतना लेज़ी है कि वो उठ के बाथरूम नहीं गया, इसलिए उसको बिल्कुल पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कि बहुत सारी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनकी वजह से है, इसको हम इतना साइकोलॉजिकल नहीं अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो कि कर सकती हैं कॉज़। और फिर ये कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम और इमोशनल वेल-बीइंग के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो ये ऑलवेज़ जब हम बच्चे को बार-बार एक चीज़ को रिमाइंड कराएँगे, तो वो चीज़ बेहतर होने के बजाय वर्स होती जाएगी। ये एक बड़ी अच्छी बुक है बेसिकली स्टीव हॉड्स की, ये बच्चों के लिए है कि बेड वेटिंग एक्सीडेंट आर्न्ट योर फॉल्ट। तो ये एनकरेज किया जा सकता है अगर बच्चे इंटरेस्टेड हों पढ़ने के लिए ताकि वो थोड़ा-सा इस चीज़ से मोटिवेट हों और पेरेंट्स को भी मेरा ख़्याल है अगर वो पढ़ेंगे तो उनको फ़ील होगा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बच्चे को ईज़िली चीज़ समझा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कॉज़ेज़ हैं जो कि पहले रूल आउट करनी जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। और फिर इसमें ये भी बच्चे को आप मोटिवेट करने के लिए कह सकते हैं कि पहले हम ये 1, 2, 3, 4 ये स्टेप्स करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर और अगर हम ये नहीं कर पाएँगे, तो भी इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है और मेडिसिन से ये ठीक भी हो जाता है। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और ज़हन में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि बेड वेटिंग हो रही है, थोड़ा-सा और बड़ा होगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा। आइडियली जो नाइस गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है और बेड वेटिंग कर रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसको इससे ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेड वेटिंग 2 तरह की हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि अगर कभी भी ड्राई बाय नाइट नहीं था, यानी कि शुरू से जब से बच्चा पैदा हुआ है आज तक वो बेड वेटिंग कर ही रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? अब उसमें ये है कि या तो बच्चे का ब्लैडर छोटा है या जेनेटिकली कोई कॉज़ है या फिज़िकली कोई कॉज़ है जैसे कोई मेडिकल कंडीशंस हमने पीछे बात की या फिर ये है कि उसके हार्मोन जो कि एक है जो कि हमारे पेशाब को कंट्रोल करता है उसमें प्रॉब्लम है। जो सेकेंडरी बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस है उसमें ये होता है कि बच्चा इस 6 महीने बिल्कुल ड्राई रहा और उसके बाद उसने दोबारा बेड वेटिंग शुरू कर दी। उसमें ये है कि कोई अंडरलाइंग मेडिकल कॉज़ हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे ने एकदम से बेड वेटिंग शुरू की जबकि पहले वो नहीं कर रहा था या कोई अंडरलाइंग स्ट्रेस या एंग्जायटी होगी जो कि कॉज़ कर रही होगी। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। एक तो बात ये है कि 3% से ज़्यादा बच्चे जो हैं, वो आपने ये है कि 3% तक के बच्चे मेडिकल कॉज़ की वजह से हो सकते हैं। 80% बच्चे जो हैं, वो 80% पेरेंट्स वो बेड वेटिंग की वजह से जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आते हैं, यूजुअली सब के सब नहीं आते। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएँगे, लेकिन पीडियाट्रिशियन के पास नहीं गए होंगे। तो वो हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बेहतर यही है कि हम बच्चों के डॉक्टर के पास जाएँ और हम इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एड्रेस करें रादर देन कि हम इसको लिंगर ऑन करें या डिले करें कि 6 महीने और देख लेते हैं, 6 महीने क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको समझा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेडिकल चीज़ रूल आउट कर सकता है, तो हम चीज़ें जल्दी बेहतर कर सकते हैं। अगर बच्चा 5 से 6 साल की उम्र तक बेड वेटिंग कर रहा है और स्पेशली अगर वो खुद कंसर्न है तो बहुत ज़रूरी है आप डॉक्टर के पास जाएँ।
अगर सेकेंडरी बेड वेटिंग है तब भी बहुत जरूरी है कि आप जाएं, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली अंडरलाइन कोई चीज ऐसी चल रही है या कोई स्ट्रेस एंजाइटी है या कोई मेडिकल कॉज है, उसको रूल आउट करना जरूरी है। इसी तरह अगर बच्चे को पेशाब के दौरान पेन हो रही है या उसके पेशाब का रंग चेंज हो रहा है या उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो इस सूरत में भी आपको जरूर है कि आप रूल आउट कर लें। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, कि हमें क्या चीजें इसमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे को हेल्प आउट कर सकें कि हम कैसे उसके लिए चीजें आसान कर सकते हैं। अब ये है कि दिन के टाइम बच्चे को इनकरेज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी दिन के टाइम पिए, और फिर उसको एक हेल्दी बाउल ब्लैडर हैबिट्स के लिए उसको कोशिश करें कि उसको रेगुलर टॉयलेट के लिए भेजें, एटलीस्ट 4 to 7 टाइम्स इन अ डे। अब इसके लिए एक चीज तो भेजना है, दूसरा ये कि मेक श्योर कि उसको एक्सप्लेन करें कि वो प्रॉपर टाइम स्पेंड करे। और एक चीज को हम कहते हैं डबल वॉइडिंग। डबल वॉइडिंग मीन्स कि छोटे बच्चों को ये समझाना, स्पेशली बच्चियों में ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, और उनको ये समझाना कि जब आप पेशाब के लिए बैठें तो आप पहले बैठ के, यहाँ पे अक्सर कहते हैं जी काउंट कर लें छोटे बच्चों को कि जी इतने तक काउंट कर लो, या कोई पोएम कर लो, कि वो मतलब काउंट करके या इतनी देर लगा के उसको एम्प्टी करके फिर उसके बाद दोबारा ट्राई करें कि सेकंड टाइम फिर उसको एम्प्टी करें और फिर उठें। क्योंकि बच्चे जल्दी में अक्सर टॉयलेट 4 to 7 टाइम्स तो क्या इससे ज्यादा भी चले जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह अपना ब्लैडर एम्प्टी नहीं करते। उसके बाद ये कि आपने बच्चे को एग्री करना है कि हम अगर कोई वो अगर प्रॉपरली ये काम करेगा जो बातों से समझाई गई है कि ब्लड प्रॉपरली ज्यादा ज्यादा पिएगा, फिजी ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी कि जो वो हेल्दी हैबिट्स अपनाएगा, उसके ऊपर भी उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड दें। मैं भी डिस्कस करूंगी आगे एक रिवॉर्ड चार्ट और स्टिकर्स की, वो टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं बच्चों के। फिर इसके बाद अपनी आसानी के लिए कोशिश करें कि वाटर प्रूफ टाइप मैट्रेसेस और डूवेज यूज करें, ताकि बेसिकली इसमें हेल्प पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर बेड वेटिंग की वजह से वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो स्ट्रेस में आके वो सारा स्ट्रेस बच्चों के ऊपर निकालते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज यूज करें कि आपका काम ज्यादा नहीं बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रात में बच्चे का एक्सेस जो है टॉयलेट की तरफ बड़ा इजी होना चाहिए। एक छोटी सी नाइट लाइट उसके कमरे में हो, बाथरूम उसके करीब हो, रास्ते में कोई ऐसी चीज ना हो जो कि उसके साथ वो मतलब जाके टकराए, या वो घबराए जाते हुए बाथरूम के अंधेरा है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर बच्चा इन केस उठ भी जाता है लेकिन उसकी है तो हो सकता है कि वो डर के मारे उठ के नहीं जा रहा। तो ये चीजें मेक श्योर करें कि ये सारी हम हिंड्रेंसेस दूर कर दें। डोंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि सबसे पहली बात जो मैंने कही थी कि बच्चे की गलती नहीं है, उसको पनिश कभी नहीं करना, उसको बार बार ये बात जितानी नहीं है। दूसरा ये को जब मतलब बेड पे जाने से 1 घंटे 2 पहले खास तौर पे पानी नहीं देना। उसके बाद ये कि दिन में नॉर्मली उसको कैफीन कोला टी कॉफीज वगैरह ये चीजें नहीं देनी, क्योंकि ये ज्यादा पेशाब प्रोड्यूस करेंगी। और एक चीज जो पेरेंट्स करते हैं, मैंने अक्सर सुना है, जो अक्सर कहते हैं कि जी हम रात को सोने से पहले रात के हमने 12 बजे भी उठ के इसको कराया। मैं रात को अक्सर माई कहती है मैं अलार्म लगा के उठ के भी इसको कराती हूँ, इसके बावजूद ये पेशाब कर जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये स्ट्रेस बच्चे का बढ़ाएंगी ज्यादा रादर देन हेल्प करेंगी। तो अगर बच्चे का ब्लैडर फुल नहीं हुआ उस वक्त और आपने उसको उठा के आप उसको ले गए हैं, या उस बच्चे का ब्लैडर जो है वो वैसे ही ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो वो प्रॉब्लम बाद में कॉज करेगा ही। वो आपने उठा लिया उसके बावजूद वो पेशाब करेगा, तो ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं है लॉन्ग टर्म में। कभी किसी दिन तो हो सकता है कि आपने उस टाइम पे अगर आपने बच्चे को ले गए जिस टाइम चांस था कि बच्चा पेशाब कर सकता है, फिर तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्पफुल चीज नहीं है। अब मैनेजमेंट के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ 4-5 चीजें। पहली चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गुड ब्लैडर एंड बाउल हैबिट्स, पेशाब पखाना दोनों के ऊपर नजर रखनी जरूरी है। फैमिली सपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बड़ी जरूरी है। अंडरलाइन जो कॉजेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अब बात हम करेंगे 2-3 और चीजों की, जिसमें है कि एक बेड वेटिंग की डायरी मेंटेन करना, फिर ये कि बेड वेटिंग अलार्म्स कैसे यूज किए जा सकते हैं, रिवॉर्ड चार्ट्स कैसे यूज किए जा सकते हैं, ब्लैडर एक्सरसाइज
साइज बच्चों के लिए जो जिनमें ओवर एक्टिव ब्लैडर है। और फिर ये कि मेडिकेशन अवेलेबल है जो कि ट्रीट की जा करने के लिए यूज की जा सकती है। इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि आप कहें कि अब आप घबराना शुरू कर दें कि हम कैसे किसी की तरफ जा सकते हैं या कहीं जा सकते हैं, उस दौरान एक शॉर्ट टर्म यूज के लिए भी, क्योंकि ये बड़ी फास्ट एक्टिंग है, तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब गुड ब्लैडर एंड बाउल हैबिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना जरूरी है, डे टाइम ब्लैडर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना जरूरी है, फ्लूइड्स की बात हुई, फुल एम्प्टी करना ब्लैडर को बिफोर गोइंग टू स्लीप भी इंक्लूडिंग डे, फिर रिवॉर्ड करना बच्चे को, और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आप बच्चे को कहें कि ये उसको कि यू कैन बी ट्राई, तुम कर सकते हो, ये हम मिल के करेंगे। वो पॉजिटिव थॉट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेड वेटिंग डायरी जो है वो एक आप इस अपने उस पे बना सकते हैं कि आपने एक साइड पे डेज लिखे, फिर आपने लिखा कि बच्चा पानी कितना पी रहा था, कितनी दफा उसने पेशाब किया, और दिन में कितनी दफा किया, नाइट में कितने दफा उसने बेड वेटिंग, कितने नाइट टाइम एक्सीडेंट हुए, कितने डे टाइम। इस तरह की एक डायरी आप अगर बना लेंगे तो वो काफी हेल्पफुल होती है। फिर ये कि बेड वेटिंग अलार्म इतना ज्यादा पाकिस्तान में तो वो कॉमनली अभी मुझे नहीं पता कि यूज होते हैं कि नहीं होते। यहाँ पे जो हमारी गाइडलाइंस हैं, नाइस गाइडलाइंस, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलार्म्स को करते हैं, और वो गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करती है। बेसिकली इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चा जब रात को सो रहा है तो उसके ब्रेन को सिग्नल्स नहीं पहुंचे कि उसका ब्लैडर जो है वो फुल है। ये एक सेंसर अलार्म है, अगर जरा सा भी जो आपका है क्या सेंसर अटैच है बच्चे के साथ, और अगर वो आप वेट फीलिंग आती है तो वो अलार्म बज जाता है, और उससे बच्चा उठ के जो है वो अपना ब्लैडर एम्प्टी कर सकता है। तो ये इस तरह अटैच होता है, और जैसे ही वो आपका फिल अप होता है तो बच्चा जो है वो जब जैसे ही आपका मतलब आप बच्चे की पैंटी में एक भी वेट वो फीलिंग आएगी तो वो अलार्म बजता है। अब इसमें काफी सारे हिंड्रेंसेस हैं कि माइट भी बच्चा इतना डीप स्लीपर हो कि अलार्म बजे और वो बंद करके वापस सो जाए, या उसने सुना ही नहीं है, या अगर वो डिसलॉज हो तो पॉसिबली वो यूजफुल ना हो। लेकिन ये है कि पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यहाँ ये यूज की जाती है, और इस काफी हेल्पफुल भी रही है। अब इस तरह के आप रिवॉर्ड चार्ट्स ले सकते हैं कि छोटे स्टिकर्स, बच्चे के फेवरेट कोई भी कार्टून कैरेक्टर है, किसी चीज के आप स्टिकर्स बाजार से मिलते हैं, आप वो ले लें, और आप इस तरह करें कि जिस दिन उसने सिर्फ ये नहीं कि उसने बिस्तर पे पेशाब नहीं किया तो आपने उसको रिवॉर्ड देना है। अगर उसने कहा कि आज मैंने 6 टाइम 7 टाइम ब्लैडर एम्प्टी किया है, आज मैंने पानी इतना पिया है, मैंने आज कोक नहीं ली, मैंने आज कोई मतलब जो जिस तरह की चीजें आपने उसे मना की हुई है वो सारी वो, तो आप उसके लिए भी उसको रिवॉर्ड दें। और फिर बाय द एंड ऑफ वीकेंड वो काउंट करेगा, और ग्रेजुअली फिर उसके रिवॉर्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे उसको मोटिवेशन मिलेगी। ये एक बल्कि मैंने देखी थी, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। वो एक उन्होंने गेम बनाई हुई है जो जैसे स्नेक एंड लैडर गेम है। तो उस गेम में भी वो ये करते हैं कि अगर बच्चे ने जिस दिन बेड वेटिंग की है उस दिन वो स्नेक कंसिडर करके उसको 2 पॉइंट्स नीचे ले आते हैं, और जिस दिन उसने कोई अच्छा काम किया है, यानी कि उसने सिर्फ पानी ही अगर 6 गिलास पी लिया है, तो वो उसकी लैडर इतनी ऊपर ले जाते हैं कि वो सीढ़ी चढ़ के अगर नीचे 2 स्टेप आया था तो ऊपर वो 10 स्टेप चला जाता है। तो उससे काफी इंकरेजमेंट मिलती है बच्चे को। अब मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डेस्मोप्रेसिन एक मेडिसिन है जो कि काफी पॉपुलर है बेड वेटिंग के लिए। इसका बेसिकली ये एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल हार्मोन है, और जो हमारी पेशाब की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो नाइट टाइम पे अगर बच्चे का प्रॉब्लम ज्यादा है तो नाइट टाइम बेड वेटिंग के लिए भी काफी हेल्पफुल है। इसको शॉर्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स देखने का ये तरीका है कि अगर ये बच्चे को आपने शुरू कराई है तो विद इन 4 वीक्स आइडियली रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करके 3 मंथ्स के लिए देख सकते हैं। 3 मंथ्स के बाद बाजू का ये भी किया जा सकता है कि हफ्ते का ट्रायल दें कि हम स्टॉप करें और देखें कि ये कंटिन्यू करते स्टॉप करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यानी कि बच्चा दोबारा बेड वेटिंग अगर वो फिर कर रहा है तो आप इसको 6 मंथ्स तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर 4 वीक्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर उसको कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं होता। और फिर अभी जैसे मैंने पहले बात की थी कि शॉर्ट टर्म
यूज के लिए भी ये बड़ी इफेक्टिव है कि अगर बच्चे का कोई स्कूल ट्रिप जा रहा है, बच्चा किसी के घर जा रहा है, किसी फ्रेंड के जा रहा है, किसी के घर रहने आप लोग जा रहे हैं, तो उन उन दिनों के लिए ये यूज की जा सकती है और फिर जब वापस आए तो बंद की जा सकती है, अगर लॉन्ग टर्म आप बच्चे को मेडिसिन नहीं देना चाह रहे। तो मैं बाकी चीजें, क्योंकि डॉक्टर ज़िया की फील्ड है, तो मैं उनके लिए भी छोड़ूंगी अगर वो कोई चीज ऐड ऑन करना चाहें, और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल से आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली सब चीज़ें कवर कर ली हैं कि मेरे लिए आपने बताने छोड़ी नहीं है। मैं बस इतना ऐड कर दूँ कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब के अंदर जो इन्फेक्शन होती है बच्चों की, उसको अगर किसी बच्चे के अंदर हो रही है, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा जहाँ पे कुछ एरिया इन्वॉल्व होता है। तो पहली चीज़ जो हम करते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, ताकि वो एक नॉन इन्वेसिव है, बिल्कुल उसमें कोई किसी किस्म का पेन नहीं होता बच्चे को, वो एक आसानी से हो जाता है उसके अंदर। और अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, तो फिर हम यानी फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हमें ज़रा-सा भी शक हो, तो फिर हम कभी-कभी उसका एमसीओजी यानी मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करते हैं। ये 2 इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको किसी भी किस्म की चीज़ों के बारे में बता देती हैं। लेकिन इसके अलावा यानी आपने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही डिटेल में था अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब मैंने भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी सच से, मैं जो इतनी देर में सुनता रहा इसको। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो आप बताएँ। अलार्म्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मेरा ख़्याल है कि हमें भी अपने एक बच्चे के लिए यूज़ करने पड़े थे एक स्टेज के ऊपर, और बहुत इफ़ेक्टिव रहे थे वो। तो ये अवेलेबल हैं। जहाँ याद है कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। अगर ऐस सच में आप उसको अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के रिश्तेदार बैरून ममालिक में रहते हैं कि वो आपको आसानी से भेज सकते हैं। छोटा-सा अलार्म होता है, उसको आप अंडरगारमेंट में लगा के लगा देते हैं और बच्चा सो जाता है। तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। और दूसरा ये डेस्मोप्रेसिन डेफ़िनिटली, यानी जब ट्रीटमेंट पे आएँगे तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के ज़हन में, या कोई और फर्दर क्लेरिफ़िकेशन आप चाहते हैं, तो डॉक्टर सादिया से आप अभी यानी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मुझे भी एक बात कहनी थी कि ना जी, मुझे ये कहना था कि मेरे साथ भी ये बिल्कुल ये हुआ था कि बच्चा उसको साफ प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने उसके साथ डिस्कस किया था और वो बच्चा खुद भी कंसर्न था मेरा, और फिर मैंने जब अलार्म यूज़ किया था तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ था, क्योंकि मैं और वो दोनों इस चीज़ पे वर्क कर रहे थे। जी, बिल्कुल, ये आपने बड़ी सही बात की कि इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट और पेरेंट्स की हेल्प बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे को पता होगा ना कि देयर इज़ समबडी देयर जो मुझे हेल्प कर सकता है, तो वो फिर आप एटलीस्ट आपके साथ शेयर भी करेगा अपना कंसर्न, और उसको सपोर्ट मिलेगी। फ़र्ज़ करें अगर वो उस दिन आपने डिस्कस किया कि बच्चा जो है वो पेशाब कर रहा है, बार-बार कर रहा है, और वो पूरे दिन अपनी बेस्ट कोशिश की उसने। उसने पानी भी रात में नहीं पिया, उसने कोई फ़िज़ी ड्रिंक नहीं की, लेकिन उस दिन भी बेड वेटिंग। तो अगर उसको पेरेंट्स सिर्फ़ इतना भी कह देंगे ना कि कोई बात नहीं, हम फिर कल से कोशिश करेंगे, वी विल कीप ट्राइंग, तो बच्चे को बहुत सपोर्ट फ़ील होती है और मोटिवेटेड फ़ील हो करता है बच्चा। डॉक्टर ज़िया आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्वेश्चन है डॉक्टर सादिया, डेस्मोप्रेसिन इज इट कॉस्ट इफेक्टिव इन प्राइमरी हेल्थ केयर? और दूसरा जो क्वेश्चन है, मेरा बच्चा रात को 2 बार पेशाब करता है, लेकिन वक्त को टेंशन नहीं, इसकी एज 7 इयर्स है। अच्छा, अब पहले सवाल की जहाँ तक बात आती है, मुझे एज़ सच कॉस्ट का मुझे नहीं कुछ आइडिया, आई डोंट नो कि कितनी कॉस्ट और क्या है इसका वो। लेकिन ये है कि आई आई डोंट नो डॉक्टर अगर आपको इसकी आइडिया है प्राइमरी हेल्थ केयर में इसकी कॉस्ट का। मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे तो चीजें एनएचएस के ऊपर ही होती हैं। इतनी देर में आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब देती हैं, मैं इसको जो है वो
चेक करता हूँ पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही। या मैं अच्छा, आपको जो देखता हूँ। दूसरी बात हो रही है कि अगर बच्चा जो है वो रात को आपका 2 बार कर रहा है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि एक तो बच्चे की एज आपकी अब 7 साल है, 5 साल से ऊपर अगर बच्चा है, तो कंसिडर करना चाहिए कि हम उसकी ट्रीटमेंट को के ऊपर करें। लेकिन उससे पहले जो बात हुई थी कि बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करके अंडरलाइंग कॉज़ कोई है तो वो रूल आउट कर ली जाए। और जैसे अलार्म्स हैं वो काफ़ी इस मामले में हेल्प करते हैं। तो अगर सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस रूल आउट हो गई हैं, तो बेड वेटिंग अलार्म को ट्राई करके देख सकते हैं। ये ऐसी एज है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्पेशली अगर रात में 2 बार वो कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है। ये जहाँ तक प्राइस की आपने बात की थी, तो वो मैंने चेक की है। ये मिनी के नाम से अवेलेबल है और इसको जो है वो के अंदर मतलब इसमें जो प्राइस लिखी हुई है वो 4,623 है पर पैक। अब वो पर पैक जो है उसमें कितनी गोलियां होती हैं ये में मुझे इतना अंदाजा नहीं हो रहा इस एड के अंदर। लेकिन ये कि ऑब्वियसली ये वो दवाई है जो कि आपको कुछ ज़्यादा अरसे इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू और अगर यही दवाइयाँ अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे चेक करेंगे तो आपको उसकी प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आएगी। क्योंकि कुछ जो होती हैं वो दवाइयाँ होती हैं जो कि बाकायदा ट्रेड मार्क्ड होती हैं, वो बहुत महँगी मिलेंगी। लेकिन वही दवाइयाँ आप अगर किसी ऐसी कंपनी से लेंगे जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, तो वो आपको सस्ती मिल जाएँगी। पाकिस्तान में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि दवाइयाँ जो है अगर आप यानी ट्रेडमार्क दवाइयाँ ना लें और एक नॉर्मल दवाई लें तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो ये बस मैं सजेस्ट कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर डेस्मोप्रेसिन के बारे में। और डेस्मोप्रेसिन बड़ी इफ़ेक्टिव है यानी जो आप आपके लिए एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये होगी कि एडल्ट्स के अंदर भी मैं यूज़ करता हूँ और वो ख़ास तौर पे उन लोगों के अंदर जिनको रात को कई दफ़ा पेशाब आता है और अच्छा खासा मिकदार में पेशाब करते हैं। उनको कंट्रोल होता है लेकिन उनको बार-बार जाना पड़ता है, तो उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन उसके लिए हमें जो है ना प्रॉपर एक गाइड करना पड़ता है उनको कि वो किस तरह इस्तेमाल करें। वो गाइडेड तरीके से ये नहीं ले सकते और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि वो लें, लेकिन इसका इलाज बड़ा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिलता है एकदम से एडल्ट्स के अंदर भी अगर वो रात को बार-बार पेशाब के लिए जाते हैं। ये तो बस अभी तस्करा ज़िक्र हो गया, तो हम फिर बच्चों ही की तरफ आ जाते हैं। कोई और कमेंट्स या क्वेश्चन हो आपके ज़हन में? एक मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी डॉक्टर सादिया क्योंकि आपका डायबिटीज़ और ऑटिज़्म आपकी मेन यानी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में अभी तक हमने इसको जिसे कहते हैं टच भी नहीं किया। तो आप अगर डायबिटीज़ के बारे में हमें यानी अगर आप नेक्स्ट टाइम बताएँ तो यकीनन बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। डायबिटीज़ वक़्त के साथ-साथ कॉमन हो रही है। बहुत तेज़ी से बल्कि मैं समझता हूँ कि इसकी इंसिडेंस बढ़ रहा है। इवन बच्चों के अंदर भी, जहाँ तक जी, जी, मुझे नहीं, फ़ील होता है। इंशाल्लाह मेरा इरादा है नेक्स्ट डायबिटीज़ ही करने का। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट 2 वीकेंड्स दोनों मेरे ऑन कॉल होंगे, तो अच्छा, अच्छा। मैं नहीं कर पाऊँगी नेक्स्ट 2 संडेज़, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह डायबिटीज़ ही मेरा नेक्स्ट टारगेट है। अरे मैं ख्याल से आपके जो हस्बैंड है डॉक्टर ज़ीशान उनसे बात करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम सर्जिकल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो मैं उनको जी, जी। जी, जी, ज़रूर इनविटेट इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाअल्लाह। कोई और क्वेश्चन्स या कमेंट्स किसी की तरफ से हों? शायद मेरा ख़्याल है एक क्वेश्चन। जी, जी। फ्यूचर में बॉयज़ में कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं हो सकता? नहीं एज़ सच इसकी कोई कम से कम मेरी मालूमात के हिसाब से तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि अगर आप उसको नॉक्टर्नल यूरेसिस ही को सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं या नॉक्टर्नल यूरेसी को ले रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इन मेडिसिन से किडनी इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए हर मेडिसिन के साथ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप उनको उसी वक़्त तक इस्तेमाल करेंगे जब तक उसकी अशद ज़रूरत है और जैसे ही इस्तेमाल करने से चीज़ें ठीक हो जाएँगी तो आप उसको छोड़ देंगे और उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर सादी आप कुछ ऐड करना चाहें तो?
नहीं, मेरा ख़्याल है बस एग्ज़ैक्टली जो बात मेरे ज़हन में थी आपने भी वही की है। सिर्फ़ ये है कि जो डेस्मोप्रेसिन यूज़ करते हैं उसमें मेक श्योर ये करना ज़रूरी है कि बच्चे की ऑलरेडी किडनीज़ इफ़ेक्टेड नहीं है। जिन बच्चों की किडनीज़ इफ़ेक्टेड हैं, उनमें ज़रा कंसर्न होता है यूज़ करना, लेकिन नॉर्मल हेल्दी बच्चों में डेस्मोप्रेसिन किडनीज़ को इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी। एक तो वैसे ही ये शॉर्ट टर्म यूज़ है, बहुत लंबा अरसा नहीं यूज़ होती, तो अगर 3 टू 6 मंथ्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देंगी। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि डेस्मोप्रेसिन मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबल है। ये नेज़ल स्प्रे के अंदर अवेलेबल है, ज़बान के नीचे रखने की गोलियों की शक्ल में अवेलेबल है, गोली की शक्ल में खा सकते हैं आप। तो इसमें कई फॉर्म्स अवेलेबल हैं और बड़ी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। उसको आप चेंज कर सकते हैं, डोज़ेज़ को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और मतलब मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में बहुत अच्छा है, कि बहुत इफ़ेक्टिव इसके यूज़ से जो है ना बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत जल्दी। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम फिर सेशन को क्लोज करते हैं और जज़ाकल्लाह खैर, डॉक्टर सादिया आपका भी और उन ऑडियंस का भी जो इसमें शामिल है हमारे साथ। जी, और बहुत मैं फिर शुक्रिया। एनकरेज करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करें खुद, यानी आप जो हैं वो जितने भी आपके जानने वाले हैं कि हर संडे को ये होता है। कुछ थोड़ा-सा पिछले दिनों हमारा लागा हुआ था, लेकिन मेरा इरादा है कि अब मैं जनरल सर्जरी के टॉपिक्स के बारे में और फिर ऑर्थोपेडिक्स के टॉपिक्स जो हैं, जो कि बहुत सारे हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको कंटेंट ताकि ये जो है वो सिलसिला जो है चलता रहे और इसकी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अ, अगर आप बाद में भी इनको देखना चाहते हैं, ख़ास टॉपिक को देखना चाहते हैं, तो ज़मरुश.com पे जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको ये पुरानी वीडियोज़ हमारी मिल जाएँगी और जैसे मैंने पहले भी कहा था और हर दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ कि वहाँ पे एक नंबर है हमारा, जहाँ पे मैंने आपको लिंक भेजा है, इनवाइट किया है, इसको जॉइन करने के लिए। तो उस नंबर पे आप कोई भी कंसल्टेशन करना चाहते हो यूरोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं हाज़िर हूँ। और अगर मैं आपको, कई लोगों का होता है कि जी ये प्रॉब्लम है, हम फलाँ शहर में रहते हैं पाकिस्तान के, तो उसमें होता है कि मैं, हमारा यहाँ पे यूके के अंदर एक ग्रुप है यूरोलॉजिस्ट का, उनको मैं मैसेज करता हूँ, वो मुझे बता देते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से उनका ताल्लुक होता है, तो वो बता देते हैं कि फलाँ शहर में कौन-सा सर्जन या कौन-सा फिज़िशियन अच्छा है, उनके पास भेज दें इनको, तो वो भी आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। तो उसको यूज़ करें, आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सऐप के ऊपर और मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब भी दे दूँगा और आपकी जो भी एक और अगर मेरी फ़ील्ड का नहीं भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी न किसी फ़ील्ड के उस फ़ील्ड के आदमी को आपके यानी कॉन्टैक्ट में ले आऊँ या आपको गाइड कर दूँ कम से कम एक मेडिकल वे में, अनबायस्ड तरीके से। मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपके लिए वो एक अनबायस्ड ओपिनियन हो। ऐसा ना हो कि किसी ख़ास आदमी ने बगैर किसी वजह के आपको फलाँ चीज़ दे रहा है या फलाँ चीज़ दवाई इस्तेमाल करानी शुरू कर दी है। जज़ाकल्लाह खैर और इंशाअल्लाह अगले इतवार को मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।